बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बहुत बड़ी है, स्टोरी बहुत अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को कैद की सज़ा सुना दी है। डीसी इस्लामाबाद को 6 महीने कैद और साथ एसएसपी ऑपरेशन को 4 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये क्यों सुनाई गई है? बहुत ही सख्त रिएक्शन आया है इस्लामाबाद पुलिस का भी, इंतज़ामिया का। अब होगा क्या? सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा पैदा हो गई है। इस पे बात करेंगे और इसके हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कल वीडियो नहीं आ सकी, उसकी वजह कोई और नहीं थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक थी, कोई मसरूफियत भी नहीं थी। एक छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करनी है, साथ दुआ भी करानी है। एक बंदे ने वाटर प्रोजेक्ट के लिए पैसे भेजे। मैंने उनसे नाम पूछा, उन्होंने मुझे नाम बताया। मैंने उनसे कॉल करके सिर्फ इतना कहा कि जनाब आप ये बताइए कि जो नाम आपने मुझे भेजा है नेम प्लेट पर लगाने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि ये हयात हैं या मरहूम हैं। आप यकीन कीजिए, बस यही मेरा पूछना था कि वो बंदा धाड़े मार मार के रोने लग गया। एबटाबाद से उनका ताल्लुक है। वो मैं चुप कर गया। तो साथ ही मुझे कहते हैं कि नकवी साहब ये मेरे जवान बेटे थे, 2 साल पहले कोरोना में इनकी डेथ हो गई। ये बैंकर थे। तो आप यकीन कीजिए जिस तरह से वो धाड़े मार के रोए हैं ना, वो बंदा एबटाबाद से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि वो पीछे जवान बीवी, छोटे छोटे बच्चे और हम बूढ़े वालिदैन को छोड़ गए हैं। मैंने उनके लिए, उनके इसाले सवाब के लिए ये वाटर प्रोजेक्ट लगवाया है। खैर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, ऐसे मामलात पे बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं सेंसिटिव हूँ। आप इसको पॉजिटिव समझें या इसको आप नेगेटिव समझें। मैं कल वीडियो नहीं बना सका। हमारी दुआ है अल्लाह ताला ये दुखी इंसानियत के लिए उन्होंने ये वाटर प्रोजेक्ट लगवाया और मस्जिद में लगवाया, तो अल्लाह ताला इसके बदले मतलब साकी कौसर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उनके बेटे को जाम कौसर पिलाएं। और मोहम्मद तौफीक पाशा उनका नाम है। आप भी दुआ फरमाइएगा। मैंने ख़ुद भी दुआ की, मैंने फैमिली से भी कहा अपनी से कि आप दुआ करें। तो हम खुद बच्चों वाले हैं, समझ सकते हैं औलाद का दर्द क्या होता है। जिस तरीके से उस बाप ने धाड़े मार मार के मतलब काल पे मुझे बताया, मैं यकीन करें बहुत दुखी हो गया। और ये मस्जिद में लगाने का सिलसिला जारी है, इसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन साथ ही जो प्रोजेक्ट रमज़ान का है, जो खाने पीने का फूड का प्रोजेक्ट, इसके आखिर पर मैं एक वीडियो भी लगा रहा हूँ। वो भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना पानी के प्रोजेक्ट्स लगाने ज़रूरी हैं। जो ईद पर कपड़े देने हैं, जो बाकी चीज़ें हमने, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को और एसएसपी ऑपरेशन को 6 महीने और 4 महीने की कैद सुनाई है। ये क्यों सुनाई है? इससे पहले कि मैं वजूहात बताऊं और इस पर तबसरा करूं, मैं इस्लामाबाद पुलिस का ये रद्दअमल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान, ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, उनका ये एक्स पर, ट्विटर पर एक पोस्ट आई है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे ताकि फैसले को कलअदम करवाया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपने जायज़ अख्तियारात क़याम अमन के लिए इस्तेमाल किए। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी तंदुही से अदा करती रहेगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ अदालत के हतमी फैसले तक अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। ये ज़रा सुन लें। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओ अदालत के हतमी फैसले तक अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने क़याम अमन के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। उनका कहना है कि अगर आप इस तरीके से अपने दायरा अख्तियार से अदालतें निकलेंगी
और जजेस अपने दायरा अख्तियार से बाहर कर बात करेंगे तो फिर ठीक है। फिर इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर भी काम करता रहेगा, SSP ऑपरेशन भी करता रहेगा, SHO भी करता रहेगा, जो करना है कर लो। बात तो यही है ना, मैं तो खुला डुला बंदा हूं, मैं इसी तरह से बात करता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब लग गए जनाब पिछले कितने महीनों से सिर्फ DC इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस के पीछे। 20,000 से जायद केसेस तकरीबन, मैं तो 2022 के फिगर कहीं देख रहा था, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे। 20,000 से जायद फिगर वो पड़े हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन चूंकि इस पे मीडिया की नज़र होती है, बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है वगैरह, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो केस लिए। मुझे याद है जब बस जस्टिस बाबर सत्तार साहब अभी आए कुछ अर्सा पहले, तो 1 साल तक वो बोले ही नहीं, क्योंकि वो इस तरह का प्रोबेशन पीरियड होता है ना, इस तरह का पीरियड होता है, ताकि अगर उसमें बोले तो फिर उनको कंफर्म नहीं किया जाता। उसमें उन्होंने कोई जरूरत नहीं की इस तरह की। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उनकी सारी तान टूटी है DC पर बेचारे पर, या SSP पर, या SHO पर, ठीक है ना। उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनकी जुर्रत ही नहीं है कि वो जो आए थे और उन्होंने शीशे तोड़े थे, इमरान खान को गर्दन से दबोच के लेके गए थे, खिड़कियां तोड़ी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े थे, बंदूकें लेके वर्दी के साथ अंदर आए जनाब, और उन्होंने जजों का मुंह चिढ़ाते हुए खान साहब को घसीट के लेके गए थे। तो बाबर सत्तार साहब इंतहाई इज्जत के साथ, माय लॉर्ड, थोड़ा हिम्मत करें, जरा जुर्रत करें। चलो गैरत का मैं नहीं कहता, आप उनको जरा बुला के थोड़ा वो करें तो सही, उनको बुलाएं, फिर उसके बाद मैं देखता हूं आप इस कुर्सी पे कैसे बैठते हैं। यहां पे मुसीबत यह है कि इंतजामिया के काम, दुनिया के किसी मुल्क में इंतजामिया के काम में दखल अंदाजी नहीं होती, दुनिया के किसी मुल्क में। ये अन्नी सिर्फ इधर ही मची है। पूरे पाकिस्तान से जनाब तहरीक इंसाफ के PTI के कारकुनान, लीडरान भाग के जा रहे हैं इस पेशावर हाई कोर्ट। कोई डेरा गाजी खान से है, वो भी पेशावर हाई कोर्ट से, कोई सेंट्रल पंजाब से, वो भी पेशावर हाई कोर्ट से, कोई कहीं से उठ के पेशावर, ना कोई जुरिस्डिक्शन का पता, ना कोई ये पता भाई पेशावर हाई कोर्ट। यही तो मुसीबत है। मैंने इसी वजह से तो कहा था कि मरियम नवाज साहबा हों या शहबाज साहब हों, ये थानों के दौरे करना और इधर उधर भाग दौड़ करना, चलो ये मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप करते रहें। असल काम है आप इस्लाहात करें कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो DG खान के मामलात, एक बंदा है जो DG खान में रहता है, एक बंदा है जो बहावलपुर में रहता है पंजाब में, एक बंदा है जो सिंध में रहता है। पेशावर हाई कोर्ट उन सारे मामलात में घुसी हुई है। उसको किसने ये अख्तियार दिया? ऐसी इस्लाहात करनी चाहिए, ना कोई जुरिस्डिक्शन का ख्याल, ना कुछ। क्या सारे पाकिस्तान से उनकी इंसाफ की उम्मीद ख़त्म हो गई है और वो खैर से भाग के पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं? इससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट जाते थे, क्योंकि वो अमीर भट्टी साहब वहाँ हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट। अब अमीर भट्टी साहब के जब से वो दामाद शिकंजे में आए हैं ना, तब से उनको चुप लग गई है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पर अपने अपने हिसाब से, यहाँ पर कोई ट्रकों वाली सरकार है या थी इस्लामाबाद अपना सुप्रीम कोर्ट में, वो यहाँ अब कुछ तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये बाबर सत्तार साहब का और पता नहीं किस किस के साथ रिश्तेदारी है, तो फिर रिश्तेदारियाँ और ये बेगमात की अगर ऐसा ही है तो फिर मुबैना तौर पे बेगमात की ख्वाहिशें और रिश्तेदारियाँ और ये सारी चीज़ें। मैं एक बात है कि वो आप बाबे रहमते साकिब नासूर को क्यों नहीं बुलाते? उनकी ऑडियोज आ चुकी हैं, उनके बेटे की ऑडियो आ चुकी है, और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यही जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने उनको तो कुछ नहीं कहा था, उनको तो वैसे ही खैर से क्लीन चिट दे दी थी, उनको तो बचा लिया था। तो मकसद कहने का ये है कि जो लोग अब ये इंतज़ामिया के उमूर में दुनिया भाई क्यों किया है, इसलिए कि शहरयार अफरीदी को हमने कहा कि नहीं पकड़ना, इन्होंने क्यों पकड़ा है, इन्होंने MPO का आर्डर क्यों जारी किया? भाई MPO का 3 MPO हो या 16 MPO हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर का ही अख्तियार होता है कि वो जारी करता है, आगे उस पर अमल दरामद करती है पुलिस, ठीक है ना। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर उसको गैर कानूनी समझते हैं, आप उसको सस्पेंड करें, उस आर्डर को सस्पेंड करें, वो दोबारा भी कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वो आखिरी अयाम में ज़ियारत में थे तो उस वक़्त भी गवर्नर जनरल थे
और गवर्नर जनरल जो होता है वो भी उसी जैसे वजीर आजम होता है उस वक्त गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। वो उनको कहते हैं कि एक नर्स थी जिन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर कराची आने लगे तो उन्होंने उस नर्स को बुलाया कि बेटा मेरे लायक को आपने बड़ी खिदमत की है मेरी, तो मैं बहुत ममनून हूँ कि मेरे लायक को खिदमत, मेरे लायक को हुक्म। तो उस नर्स ने कहा कि सर बात यह है कि मैं एक इधर हूँ कोयटा में, मेरी एक दूसरी बहन है वो लाहौर में होती है, तो आप ऐसा करें कि मेरा भी ट्रांसफ़र लाहौर में करा दें, क्योंकि मैं फिर मेरी फैमिली भी उधर ही है और मैं चाहती हूँ कि ये कोयटा और लाहौर, और उन दिनों तो फिर ट्रांसपोर्ट की भी कोई इतने ज़राए और वो सड़कें भी और इस तरह से वो नहीं थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से, तो मैं भी इकट्ठी हो जाऊँगी उधर तो मेरा। तो कायद आज़म ने फरमाया कि बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं माजरत में इसलिए कि मैं इंतज़ामिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता, मैं ये इंतज़ामिया का मामला है, जिन्होंने आपका ट्रांसफ़र करना है महकमा सेहत ने या इसने, वो अपने हिसाब से उन्होंने देखा होगा कि इधर रखना है, आपकी बहन को उधर रखना है, ये है। हालांकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने एक फ़ोन करना या एक कलम की उनकी वो थी जुम्बिश कलम से उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता, वो तो फिर आप वो चाहते तो किसी का ट्रांसफ़र मिनिस्टर का भी फ़ौरन हो जाता, वो तो गलत हो जाता, वो तो सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र भी हो जाता, सर एक नर्स का ट्रांसफ़र के लिए क्या था। लेकिन उन्होंने अपनी उसूल पसंदी को कुर्बान नहीं किया, उन्होंने अपनी उसूल परस्ती को कुर्बान नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा नहीं, मेरे अपने कोई लायक कोई खिदमत है जो मैं कर सकता हूं तो फिर आप मुझे बता दें। मैं जो है ना ये नहीं कर सकता कि मैं किसी को सेक्रेटरी हेल्थ को या किसी को फ़ोन करूं और कहूं कि इसको फौरी तौर पे वहां ट्रांसफ़र करके लाओ। ये होता है कि आप किसी और के काम में जब नहीं घुसते, ये उसूल परस्ती होती है, इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ये प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होती है जो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि जनरल फैज़ यहाँ से बैठ के एसपी को भी फ़ोन किया कर देता था, वो जनरल फैज़ यहाँ से बैठ के डीआईजी को भी फ़ोन करता था, यहाँ से बैठ के वो आईजी को भी फ़ोन करता था, वो सेक्रेटरीज को डिप्टी सेक्रेटरीज को भी फ़ोन करता था, वो डायरेक्ट ही सारी चेन ऑफ कमांड्स को लथाड़ पथाड़ के बूटों तले वो सबको वो डायरेक्ट ही वो करता था। तो फिर आप उसमें ये चेन ऑफ कमांड बड़ी चीज़ होती है और ये बड़ी रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक होती है। तो जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर उसका अमल दरामद भी उसी तरह से होगा। और आप देख लीजिए कि जहाँ पर अमल दरामद इस तरह का होगा तो फिर अदालतों का क्या रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का को तर्जुमान हूँ या मैंने कहा है कि ये किसान, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था ना, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बेल दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, इन्हीं जजेस ने कहा था कि अब आप इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, बाहर निकलें। इनके अपने जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, सीनियर यानी कि मोस्ट सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके पास ये एक केस में उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि एक तो मसला ये है कि हाई कोर्ट के जजेस को कौन समझाए कि ये जजेस जो है ना कह रहे हैं कि फलां को गिरफ्तार नहीं करना, अब अगर वो बाहर निकल के किसी को कत्ल कर देता है तो फिर किसी भी मुकदमे में अगर अदालत ने कह दिया कि गिरफ्तार नहीं करना तो फिर इसका मतलब है हम गिरफ्तार ना करें, पुलिस गिरफ्तार ना करे। इसका मतलब ये है उन्होंने खुद इनकी ऐसी तैसी फेरी थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने। तो या तो फिर इनको कानून का नहीं पता या ये किसी के बुग़्ज़ या किसी की मोहब्बत में मुबैना तौर पर बादियों नज़र में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको कानून और आइन का ख्याल ही कोई नहीं रहता। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि ये कोई सूरत हाल इस तरीके। एक बंदा है जिसने बबांगे दोहल ऐलान किया है कि मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिखा है, IMF को ख़त लिखा है। अब तो उस ख़त के मंदरजात भी सामने आ गए हैं, ठीक है ना। ऐलान किया, उसका किसी ने बिगाड़ लिया? नहीं बिगाड़ा ना। वही बंदा है, वो पहले ही बता चुका है कि मैं शौकत खानम का जो पैसा है मैं वो हाउसिंग सोसाइटी में लगा चुका हूँ। ये खान साहब अपने इंटरव्यू में मान चुके हैं। किसी ने उसका कुछ बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वही बंदा है, वो कहता है कि अगर आप मुझे पकड़ेंगे और रेंजर पकड़ेगी तो मेरे लोग GHQ पे नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आपने उसका कुछ बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वही बंदा है जो मान रहा है कि मैंने अपने साले के साथ सट्टा खेला, जुआ खेला, हम पर बहुत सा कर्ज चढ़ गया था
तो मेरा साला खेल रहा था तो मैं उसको टिप्स बता रहा था इस तरह से, तो वो कहता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा सारा कर्ज उतर गया, हमने जुए की रकम जीत ली। वो उसका आपने कुछ बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वही बंदा है जिसके अपनी पार्टी के मुतादिद रहनुमा कह चुके हैं कि हमने इमरान खान के कहने पर शोहदा की यादगारों की तौहीन की, GHQ को आग लगाई, कोर कमांडर घर के हाउस को आग लगाई, इसी तरीके से बेसेस की दीवारों को और जहाज़ों को तोड़ा। इन्हीं के कहने पर आपने कुछ किया? रियासत ने कुछ किया? नहीं। ये वही बंदा है जो अमेरिका की एक अदालत साबित कर चुकी है कैलिफोर्निया की कि ये टेरियन वाइट इसी की बीवी इसी की बेटी है, और ये जो सीता वाइट उसी की बीवी थी, और मतलब नाजायज़ औलाद और नाजायज़ बीवी। तो उसका किसी ने बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा। यही बंदा है कि जिसकी पता नहीं कितनी कितनी वीडियोज़ और पता नहीं आयला मलिक के साथ कैसी गुफ्तगू, और उस गुफ्तगू को डिनाई भी नहीं किया गया। तो नहीं, किसी ने बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और अब रियासती इदारों का कमाल ये हो गया और रियासत का माशाअल्लाह कि वो 9 मई वाले आज अली अमीन गंडापुर 9 मई का मुजरिम वज़ीर आला बन जाएगा। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब तो ठीक कहते हैं ना कि या तो आप 9 मई को छोड़ दें, या फिर यहाँ आप कहें कि आप या तो कहें कि ये धांधली हुई है। भाई बात तो उनकी बड़ी लॉजिकल है ना। वो कहते हैं या तो माने कि धांधली हुई है, और या फिर अगर धांधली नहीं हुई तो फिर माने कि लोगों ने बागियों को वोट दिए हैं, लोगों ने 9 मई वाले दहशतगर्दों को वोट दिए हैं, आपके खिलाफ वोट दिए हैं। ये वोट रियासत के खिलाफ पड़ा है, फिर ये वोट रियासती इदारों के खिलाफ पड़ा है, फिर ये वोट शोहदा के खिलाफ पड़ा है, फिर ये वोट GHQ और उसके कोर कमांडर हाउस और ये सारी इन चीज़ों के खिलाफ पड़ा है। 9 मई के हक में एक तरह से वोट पड़ा है कि 9 मई हमने किया है और ठीक किया है, ये उसके हक में वोट पड़ा है। फिर या तो आप इसको माने या कहें कि आपने धांधली की है, और सही तरीके से वो कहते हैं हमारी सराइकी में मड्डी छड़ी ली है और धांधली की है। बस सीधी सी बात है इसमें। अब ये आप वीडियो सुने और देखें, और साथ साथ वाटर प्रोजेक्ट्स में भी अपना हिस्सा डालें, और रमज़ान पैकेज में भी अपना हिस्सा डालें। दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत, हमारी कोशिश होती है कि उनको दिया जाए जो मांगते नहीं हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, जिनकी इज़्ज़त नफ्स होती है। और इंशाअल्लाह हम आपके इत्मीनान पर 100% पूरा उतरेंगे। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप हमें दुआएं ज़रूर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आबाब वतन अजीज़ में बसने वाले लोग इस वक्त गुर्बत व अफलास की चक्की में इस तरह पिस कर रह गए हैं कि उनके मुरझाए हुए भूख से जर्द चेहरों पर मुस्कुराहट तक आना भूल गई है। एक दिहाड़ीदार मजदूर सारा दिन अपना खून पसीना एक करके शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी तक मुयस्सर नहीं कर सकता। बच्चों के पाँव जूतों के बगैर और उनके जिस्म लिबास से आरी नज़र आते हैं। ऐसे नादार अफराद जो किसी से कुछ मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते, जो लोग सिर्फ अल्लाह से आस लगाए हुए हैं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन रमज़ान मुबारक में ऐसे लोगों के लिए 2 पैकेज, एक सहरो अफ्तार पैकेज और दूसरा ईद पैकेज के ज़रिए ऐसे लाचार और मजबूर खाल्क खुदा की मदद करने का तहिया किया हुआ है। सहरो अफ्तार पैकेज में कम से कम 5000 घरानों में अशाए खुर्द-ओ-नोश तकसीम करना चाहते हैं ताकि इस मुक़द्दस महीने में लोग आसानी से रोज़ा रख सकें और सहरो अफ्तार की परेशानी से आज़ाद रहें। इसके साथ साथ यतीम, नादार और मुस्तहिक बच्चों के लिए ईद पैकेज में मलबूसात और शूज़ डोनेट करने का इरादा है ताकि ये बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। इसके साथ साथ गरीब और नादार अफराद में अफ्तार डिनर का सिलसिला भी चलाना है। नादरीन अपनी ज़कात, अतियात, सदक़ात और फितराना के ज़रिए इस कार खैर में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए। बेशक खैरुन्नास मन जनफउन्नास। मेरे यतीम बच्चे, मैं तो हम बेवा औरत, मैं तो सीधी गल कोई खटन कमावन वाले कोनी। ठीक है। बच्चे जिथे नहीं शोधा दा खावन दे का नहीं होंदा। इयो जरा ने कुजा मुजा इकट्ठा करके ते अपने बच्चा दे वास्ते बाल निकाल रहे नहीं कोई हमें सर्दियां जो हिन के करूं शोधा ना कपड़े ना जूतियां देखे उस सारे तो निके निके बच्चे ही मुझो गरीबान आयो खुदा इलम दे दवाई उतन संगील हमदा रोजा रखला कैसा सराक खराबी खानी करा खुदा सब्र को कहूं सबर से मुर्तईद लपारा चप्पल काली राशन रखा अंकल मुस्तैद बरवाजी चप्पल काली राका मुझे ढेर गरीबानी मुस्त काली आका रखा चप्पल।
ये बच्चे जो हैं ये खड़े हुए हैं, ये ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन से कह रहे हैं कि हमें ईद के लिए कपड़े, जूते और दीगर सामान दिया जाए।